नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं एक विषय पर और हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज, जो हमारा विषय है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पर। हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे क्या? पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए, यानी हम लोग ने बात किया था जो आपका केंद्रक रहता है, केंद्रक में ही क्या उपस्थित रहते हैं। केंद्रक के अंदर एक केंद्र रहता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रका कहा जाता है। और इसमें आपका आरएनए उपस्थित रहता है साथियों, आरएनए और गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। डीएनए आपका केंद्रक के अंदर रहता है, डीएनए और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये कहाँ उपस्थित होते हैं? तो केंद्रक के अंदर डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा और हमारा क्रोमोसोम, और इसी के अंदर मिलेंगे क्या आपको, जीन। तो इन सभी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले थे, जो हम लोग पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके थे। डीएनए की बात हम लोग कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है क्या, आरएनए। आरएनए पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कोशिका का अंतिम चरण आज हम लोग देखेंगे, कोशिका को आज हम लोग फिनिश करेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कोशिका का विभाजन, यानी हम लोग आज बात कर लेते हैं कंप्लीट आरएनए। फिर आरएनए की बात किया जाए तो पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में भी क्या लिखा रहता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे, राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। यदि बात किया जाए आरएनए की खोज की, तो आरएनए की खोज किसने किया, फ्रेडरिक मिशन ने किया था। किसने किया था साथियों, फ्रेडरिक मिशन ने। और इस आरएनए की बात करें, इसे जैविक अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता, कोशिका का जैविक अणु। ये बात भी आपको याद रखना। हम लोग सीधे टॉपिक पे ही बात करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करना है और ना किसी फालतू की बातों में हम लोग बातें करेंगे, सीधा अपने विषय पर बात करेंगे। जैसे आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए, आरएन राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी हिंदी में भी क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। खोज किसने किया, फ्रेडरिक मिशन ने किया। जैविक अणु की संख्या दी जाती है। यदि उपस्थित इसकी बात करें तो आरएनए उपस्थित कहाँ होता है, तो एक केंद्रक में, केंद्रक में उपस्थित होता है। एक बात। और यदि आरएनए की बात करें कैसा है, तो ये मॉडल यदि बात करें तो ये कैसा है, ये सिंगल हेलिक्स मॉडल है। कैसा है, सिंगल हेलिक्स मॉडल है साथी। ये बात भी आपको याद रखना है। राइबोसोम से और क्या प्रश्न बनने की संभावना रहते हैं, इसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल से क्या क्या प्रश्न बनने की और क्या संभावना बन रहती है? तो पहला तो यही हो गया, खोज किसने किया, फ्रेडरिक मिशन ने। उपस्थित कहाँ होता है, तो केंद्रक में उपस्थित होता है। मॉडल क्या है, सिंगल हेलिक्स मॉडल है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो ये शरीर के अंदर क्या करेगा, शरीर के अंदर ये प्रोटीन के लिए भी निर्माण करने में क्या करता है, मदद करता है साथियों। यानी ये क्या करेगा, तो पहला तो यही है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर प्रोटीन निर्माण में मदद, मदद करता है। ये बात आपको याद रखनी है। और यदि आरएनए की बात किया जाए तो इसमें एक शर्करा देखने को मिलेगी। इसमें एक शर्करा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो पेंटोज शर्करा इसमें उपस्थित होती है। पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है। ये बात भी आपको याद रखना। और यदि इसमें प्रश्न ये आ जाए कि नाइट्रोजनी क्षार इसमें कौन कौन रहते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, तो एडेनिन होता है इसमें, एडेनिन। दूसरा क्या होता है, साइटोसिन,
तीसरा क्या होगा, ग्वानिन, और चौथा क्या होता है, यूरेसिल। ये चार आपको नाइट्रोजनी क्षार इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल। और इसमें शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो पेंटोस शर्करा उपस्थित होती है। शरीर के अंदर प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, उपस्थित केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। और यदि बात करें ये खोजकर्ता इसके कौन है, आरएनए के खोजकर्ता फ्रेडरिक मिशर, कोशिका का जैविक अणु कहा जाता है। यदि आरएनए की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, यदि प्रकार की बात करें साथियों, आरएनए के कितने प्रकार होंगे, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा, एमआरएनए। क्या होता है साथियों, एमआरएनए। फिर दूसरा कौन होता है, आरआरएनए। तीसरा कौन होता है, तो टीआरएनए। ये बात याद रखना है आपको। यानी एम का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या होता है, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या होता है, ट्रांसफर। ये क्या होता है, ट्रांसफर राइबो न्यूक्लियम अम्ल। यानी 3 प्रकार के एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। और यदि बात किया जाए कि जो एमआरएनए होता है, जो एमआरएनए होता है, ये क्या करता है, संदेश वाहक का काम करता है, संदेश वाहक। संदेश वाहक यानी संदेश भेजने का काम कौन करता है, तो एमआरएनए। और यदि आपका आरआरएनए की बात किया जाए तो ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण। ये बात भी आपको याद रखना है। और ये क्या करेगा, जो आपका टीआरएनए है साथियों, ये क्या करता है, तो जो आपका टीआरएनए है ये परिवहन का काम करता है। और किसके, तो एमिनो अम्लों को भेजता है। किसका परिवहन करता है, तो एमिनो एसिड का। और एमिनो एसिड का जब परिवहन करेगा तो उससे क्या बनेगा, फिर ये बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगा। याद रखिए, जब 20 एमिनो अम्ल मिल जाएंगे तो एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो साथियों ये बात आपको याद रखना है, आरआरएनए क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है, टीआरएनए ट्रांसफर का कार्य करता है, और एमआरएनए मैसेंजर का काम करता है, यानी संदेश भेजता है। साथियों यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा आरएनए कौन है, तो सबसे बड़ा आरएनए आपका आरआरएनए होता है। और जो टीआरएनए है ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा आरएनए। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि सबसे छोटा आरएनए कौन होता है, तो टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है। साथियों ये बात को याद रखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। जो टीआरएनए होता है, एक बात और याद रखना, इसे एसआरएनए भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एसआरएनए भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि एस आरएनए किसे कहा जाता है, तो टी आरएनए को कहा जाता है। सबसे छोटा आरएनए आपका टी आरएनए होता है, और सबसे बड़ा आरएनए साथियों आपका आर आरएनए होता है। और आरएनए की यदि बात करें
तो दोहराई जाने वाली इकाई होती है, यानी क्या होती है, दोहराई जाने वाली इकाई क्या होगी, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये बात आपको याद रखना है, प्रश्न भी कई पेपर में पूछा गया है साथियों। आगे बात करते हैं आरएनए की। तो 3 प्रकार के होंगे, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए। इसे क्या कहते हैं, टीआरएनए को एसआरएनए भी कहा जाता है। परिवहन का कार्य आपका टीआरएनए करता है और एमिनो अम्लों को भेजने का कार्य करता है, जिससे क्या होगा, बाद में आपका आरआरएनए के पास जाएगा और आरएनए से क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। सबसे छोटा आरएनए आपका टीआरएनए होता है। यदि आपसे बात कर लिया जाए कि जो आपका डीएनए है, इनका निर्माण की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा 1-2 प्रश्न इधर से मिल जाता है और इधर से आपका प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। जब डीएनए से आरएनए बनेगा, क्या बनेगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता साथियों, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और इधर क्या होगा, एमआरएनए उपस्थित होगा, उपस्थितिकरण क्या होगा, एमआरएनए की। तो ये बात यदि पूछ लिया जाए कि डीएनए से आरएनए बनते समय कौन सा आरएनए दिखाई देता है, तो एमआरएनए। और यदि बात किया जाए कि आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो इसे क्या बोला जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बात आपको याद रखनी है। और जब डीएनए, आरएनए से डीएनए बनेगा तो सी आरएनए आपका भूमिका रहेगा, यानी सी आरएनए इधर देखने को मिल जाएगा आपको। यानी तो आपको ये 2 प्रश्न और आपको नए देखने को मिल जाएगा। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है या क्या होता है, तो एमआरएनए उपस्थिति। और यदि आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है साथियों। सी आरएनए उस टाइम पे देखने को मिलेगा। और जब आपका डीएनए से डीएनए ही बन जाए, यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन। ये प्रश्न आपको याद रखना है, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना या स्वयं के द्वारा डीएनए बनना ही क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से डीएनए बनना क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए आरएनए से प्रोटीन बनना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये बात आपको याद रखना साथियों। इधर से बहुत अच्छे प्रश्न बनने के चांस रहते हैं और कई बार तो एसएससी जीडी में कई बार प्रश्न पूछे गए यहाँ से, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, ये प्रश्न आपके लगातार पेपर में देखे गए हैं। हम लोग बात कर रहे थे आरएनए की, तो आरएनए के बारे में हम लोगों ने एक एक बिंदु पर चर्चा की। कैसा मॉडल होता है, सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो पेंटोस शर्करा उपस्थित होती है। और यदि इसकी बात करें खोज किसने किया, तो फ्रेडरिक मिशन ने किया। डीएनए, आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। सबसे छोटा आरएनए आपका टीआरएनए, एसआरएनए जिसे टीआरएनए भी कहा जाता है। सबसे छोटा आरएनए टीआरएनए। एमिनो एसिड को कौन भेजता है, तो आपका टीआरएनए। आरआरएनए, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो आरआरएनए करता है। सबसे बड़ा आरएनए होता है और 80% तक होता है, बात भी आपको याद रखना। अगले बात करते हैं हम लोग किसकी, क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम के बारे में भी देख लेते हैं कुछ बिंदु। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, हिंदी में यदि बात किया जाए तो गुणसूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुणसूत्र। ये बात आपको याद रखनी है। क्रोमोसोम ये उपस्थित कहाँ होगा, तो केंद्रक के अंदर।
यदि इसकी बात करें उपस्थित, ये उपस्थित कहाँ होगा? गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते? तो केंद्रक के अंदर। ये बात आपको याद रखना साथियों। यदि क्रोमोसोम की बात करें कि क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप बता देना, वाल्डेयर ने किया। यदि क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने बोला? तो वाल्डेयर ने बोला। और यदि बात किया जाए क्रोमोसोम की खोज किसने की, सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो स्ट्रासबर्गर ने किया, स्ट्रासबर्गर। ये बात आपको याद रखना। क्रोमोसोम के नामकरण से, गुणसूत्र के नामकरण से भी प्रश्न आया हुआ है कि क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया? तो क्रोमोसोम का सर्वप्रथम नामकरण किया था वाल्डेयर ने, वाल्डेयर ने। ये बात आपको याद रखना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमोसोम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने पेश की? क्रोमोसोम की अवधारणा, अवधारणा सर्वप्रथम, या मैं बोल दूं प्रयोग, तो हॉफ मिश्रण ने किया, हॉफ मिश्रण ने किया। ये बात आपको याद रखना साथियों। तो क्या क्या क्रोमोसोम से बात कर ली हमने? उपस्थित कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर होता है। शब्द का प्रयोग, केंद्र क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वोल्डेयर ने किया। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो साथियों स्ट्रासबर्गर ने किया था। यदि क्रोमोसोम का नामकरण की बात किया जाए कि क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को क्रोमोसोम किसने कहा या गुणसूत्र किसने कहा? तो वोल्डेयर ने कहा। या क्रोमोसोम की अवधारणा या प्रयोग किसने किया? तो हॉफ मिश्रण ने। और यदि ये बात करें तो ये क्या करता है? आनुवांशिकता का वाहक होता है। क्या होता है? गुणसूत्र क्या होता है? आनुवांशिकता का वाहक। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि आनुवांशिकता का वाहक कौन होता है, तो गुणसूत्र होते हैं। और यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि आनुवांशिकता का जनक कौन होता है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है साथियों। ये प्रश्न आपको याद रखना। पहला प्रश्न तो यही हो गया, आनुवांशिकता का वाहक कौन है? तो गुणसूत्र है। और गुणसूत्र जो आपके आनुवांशिकता होती है, आनुवांशिकता का जनक कौन होते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं। और गुणसूत्र की यदि बात किया जाए तो गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो ये बात भी आपको याद रखना। जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र आपके प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बनते हैं। यानी यदि बात कर ले कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन और डीएनए। और इसमें भी यदि प्रोटीन का नाम पूछ ले कि गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन देखने को मिलेगा गुणसूत्रों में? हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगा। गुणसूत्र से आपने क्या क्या प्रश्न देखे? जो आपका डीएनए है वो कितना होता है? 2.2 मीटर लंबा होता है साथियों। और उस पे ही मानव के जो गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? बिखरे रहते हैं। उस 2.2 मीटर के टुकड़े होते हैं जिसपे 23 जोड़ी क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं मानव के। और उस पे भी 23 जोड़े जो क्या रहते हैं? उस टुकड़े रहते हैं। उस जोड़े 23 जोड़ों टुकड़ों पर जो उपस्थित होते हैं उस पे ही 30,000 जीन उपस्थित रहते हैं। हम लोग जीन की भी बात करेंगे आगे। पहले गुणसूत्र को कंप्लीट देख लेते हैं। गुणसूत्र से क्या क्या प्रश्न देखने को मिलेंगे? गुणसूत्र की यदि बात करें तो हम लोगों ने देखा इसकी खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने। उपस्थित केंद्रक के अंदर होता है। नामकरण किसने किया? तो वाल्डेयर ने किया। और आनुवांशिकता का वाहक कौन होता है? तो आपका गुणसूत्र ही होते हैं। हमारे क्या होते हैं? गुणसूत्र ही होते हैं। ये बात आपको याद रखना है साथियों। यदि आपसे पूछ लिया जाए इस क्रोमोसोम में एक धागे नुमा संरचना होगी, इसमें क्या होगी? धागे नुमा संरचना, धागे नुमा संरचना।
जो आपके क्रोमोसोम में धागे नुमा संरचना होती है वो क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन धागे बोलते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं इसकी ऊपरी परत से भी प्रश्न आया है। ऊपरी परत होती है टॉलमेरस। टॉलमेरस यानी ऊपरी परत का क्या नाम होता है? तो टॉलमेरस होती है। ये बात याद रखना। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र, ये प्रश्न आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है। तो मनुष्य में कितने होते हैं? 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि लिंग गुणसूत्र मानव में कितने जोड़ी होते हैं? तो एक जोड़ी यानी दो ही लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक तो होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। ये बात आपको याद रखना। इससे ही डिपेंड होगा मानव के गुणसूत्र यानी लिंग जेंडर का निर्धारण, लिंग निर्धारण क्या होगे? एक जोड़ी पर ही निर्भर होगे। क्रोमोसोम की बात करें आगे हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम मानव में कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या प्रश्न और बनने की संभावना है क्रोमोसोम पे हम लोग चर्चा करते हैं आगे। देखिए साथियों, तो हम लोग बात कर रहे थे मानव के गुणसूत्रों की। साथियों ये बात भी आपको याद रखना, मानव के गुणसूत्र, ये प्रश्न आपको याद रखना। कितने जोड़ी होते हैं? तो मानव में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी में भी आपको याद रखना दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्या? ऑटोसोम। ऑटोसोम। और दो एक और होते हैं क्या? एलोसोम। एलोसोम। ये बात आपको याद रखना साथियों। जो ऑटोसोम होते हैं वो 22 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। और एलोसोम की यदि बात करें तो एक जोड़ी होते हैं। और एक जोड़ी में भी देखने को मिलेगा आपको एक्स और वाई। इसी पे ही आपका क्या होगा? जेंडर का निर्धारण होगा। यानी एक्स और वाई में देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या क्या होंगे? एक्स और एक्स होंगे। यदि क्या होगा आपको? एक्स और वाई इसमें भी देखने को मिलेगा। यदि एक्स और एक्स है तो ये क्या होगा? ये मादा। ठीक है, या महिला को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जिसमें क्या होंगे? 22 प्लस एक्स और एक्स होगा तो महिला होगी। और यदि क्या हो जाए? एक्स और वाई हो जाए, 22 प्लस वाई हो जाए तो क्या एक्स इंटू वाई हो जाए तो क्या हो जाएगा? पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात आपको याद रखना साथियों। इसमें एक्स वाई ही नहीं है, इसमें साथ में क्या है? ये 22 जोड़ी भी मिले हुए हैं। यानी टोटल कैसे है? 23 जोड़ी होंगे तो 22 तो आपके समान होंगे, ऑटोसोम होते हैं। और एक्स होगा तो महिला को रिप्रेजेंट। और यानी 22 प्लस एक्स कॉमा वाई होंगे तो वो पुरुष को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आपको याद रखना। यदि इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में क्या हुआ? निषेचन के दौरान कुछ गड़बड़ी हो गई, यानी क्या हो गया? निषेचन। निषेचन के दौरान कुछ परेशानी, तो ये बात याद रखना। फिर वो 46 से गुणसूत्र से क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो जब क्या कुछ समय समस्या या परेशानी आ जाएगी तो उसी को ही क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर। क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो उसका केस क्या हो जाएगा? उसमें गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? या तो
46 से ज्यादा हो जाएगा, 47 हो जाएगा, यानी क्या हो, निषेचन के दौरान क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान यदि कुछ समस्या हो गई या परेशानी आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, गुणसूत्रों में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है या बढ़ जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना, वो समस्या क्या कहलाती है, क्लाइनफेल्टर। और यही क्या होते हैं, जब गुणसूत्र 47 हो जाएंगे तो वो क्या हो, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर वाला केस बन जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, जो वही क्लाइनफेल्टर कहलाता है। आपसे इधर कि गुणसूत्रों से भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। गुणसूत्र में क्या क्या, पहला तो यही है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो होते हैं, इससे भी प्रश्न देखने को मिलेगा, इनकी संख्या से भी आपको, क्रोमोसोम, इनकी संख्या से भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। जैसे पहला तो मैंने देखा कि मानव का, तो मानव में कितने जोड़ी हो गए, 23 जोड़ी। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, मच्छर, मच्छर में कितना होता है, 3 जोड़ी। ये बात आपको याद रखना है। जो आपका आलू मटर जैसे पूछा जाता है, जैसे आपका क्या, गेहूं, जैसे आपका मटर, मटर में भी पूछ लिया जाता है, मटर, मटर, मटर में कितने होते हैं, 7 जोड़ी। ये बात आपको याद रखना है। और आपसे गेहूं का भी पूछने को मिल जाएगा, गेहूं, ठीक है। आपसे घोड़े का पूछा जाता है, घोड़े, घोड़ा में कितने जोड़ी होते हैं, तो 32 जोड़ी होते हैं, यानी 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं घोड़े में। ये बात आपको याद रखना है साथियों। और यदि आपसे पूछ लिया जाए जो कुत्ता होता है उसमें भी कितने जोड़ी होंगे, जो कुत्ता होता है तो कुत्ते में भी आपको याद रखना है, कुत्ते में कितने जोड़ी होंगे, तो साथियों कुत्ते में होता है 78 गुणसूत्र, यानी 39 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाए आलू और गेहूं का, गेहूं में होते हैं 21 जोड़ी, गेहूं में कितने होते हैं, 21 जोड़ी होते हैं। और यदि आलू की बात कर लिया जाए, आलू, आलू में होते हैं 22 जोड़ी, आलू में कितने होते हैं, 22 जोड़ी। और यदि चिंपैंजी की बात किया जाए, चिंपैंजी, चिंपैंजी में भी कितने होते हैं, तो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र आपके पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ, घोड़े में कितना होता है, 32 जोड़ी, मानव में 23 जोड़ी, मच्छर में 3 जोड़ी, मटर में 7 जोड़ी। यानी मटर में कितने हो जाएंगे, 14 गुणसूत्र हो जाएंगे, मच्छर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मानव में 46 हो जाएगा, और घोड़े में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यदि बात करें गेहूं में कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। और यदि बात करें आलू में तो कितना हो जाएगा, 44। चिंपैंजी में कितना हो जाएगा, 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों के आधार पर भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। ये थे हमारे गुणसूत्र के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक चीज और आपको याद रखना है, जो हमारा पूछा जाता है, जीन, ये जीन क्या है, तो ये जीन क्या है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। यानी क्या है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये जीन ही है। याद रखना, इसकी खोज किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। किसने किया, जोहानसन। और इनकी संख्या यदि बात किया जाए तो ये जो 23 जोड़ी जो रहते हैं हमारे गुणसूत्र, उन पे ही इनकी संख्या रहती है 30,000 उपस्थित होती है। यानी गुणसूत्र की सबसे जो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, आपकी जीन हो गई। और जीन के बारे में भी आपको याद रखना, जीन का खोज किसने किया, तो जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था, या जीन का खोज किया था। आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है, ये बात आपको याद रखना है। और जीन का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है।
आनुवांशिकी, आनुवांशिकी आनुवांशिकी कहलाता है, यानी जेनेटिक्स कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम लोगों ने देखा क्या 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 कोशिका के कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कोशिका से। हम लोग ने हर बिंदु पर चर्चा की। साथियों, हमारा आज कोशिका का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। कोशिका के विभाजन से सेल डिवीजन थ्योरी पर हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्लास में। आप लोगों को ये सब वीडियो कैसे लग रही है? आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में भेजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।